अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारा यूनिट 3 है डायनामिक्स 1 उसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपनी बुक भी साथ पे साइड पे खोलेंगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा कि मैं कौन से टॉपिक को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं डायनामिक्स 1, तो आपको जो इसमें सबसे पहला टॉपिक नज़र आता है वो है फोर्स का। ठीक है, फोर्स में अगर आप बुक से देखेंगे तो इसमें आपको इसकी डेफिनेशन बताई हुई है और आपने इसी को प्रिपेयर करना है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी करनी है कि फोर्स क्या है। एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि चेंज करती है, जो कि खुद चेंज होती है या चेंज कर देती है स्टेट ऑफ बॉडी को। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करने का क्या मतलब है, हो सकता है बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट से उसको मोशन में ले आए। जब फोर्स उस पर अप्लाई होगी तो बॉडी अगर रेस्ट पे थी तो अब रेस्ट से वो मोशन पे आ जाएगी, और अगर बॉडी ऑलरेडी मूविंग है उस पर हम फोर्स अप्लाई करके उसको भी रेस्ट पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि फोर्स जो है वो चेंज कर देती है स्टेट ऑफ बॉडी को, या स्पीड अप भी कर सकती है और किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन भी कर सकती है, और इसके अलावा जो डायरेक्शन है मोशन की उसको भी चेंज कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं फोर्स में। डेफिनेशन ये आपने इसमें प्रिपेयर करनी है। तो ये दो तीन बातें बताई हैं आपकी बुक में, एज इट इज़ लिखी हुई हैं, वहीं से मैं पढ़ रही हूँ, तो आपने इसमें वो प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक 2 है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस का जो टॉपिक है ना, इसमें आप अपनी बुक में अगर देखेंगे तो आपको जो है ना ए पॉइंट और बी पॉइंट मिलेगा। ए में आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस बताई हुई हैं और बी में जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बताई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए जो पोर्शन है आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, इसको अगर हम पढ़ें तो इसमें ना डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, तो मैंने लाइक उनको समराइज कर दिए डिफरेंट पैराग्राफ की फॉर्म में। तो आप जब ये वाला पेज सामने रख के बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना। ये पता चल जाएगा कि किस पैराग्राफ में कौन सी चीज़ जो है वो आपने पढ़नी है और कौन सी चीज़ जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपने जो है वो डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल आ जाएगी जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि कोई भी ऐसे टू ऑब्जेक्ट्स है ना जिनका फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है और उनके दरमियान उन दो ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, क्योंकि वो उनके फिजिकल कॉन्टैक्ट में हैं दो ऑब्जेक्ट्स जिन पे वो फोर्स एक्ट कर रही है, तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, क्रिकेट की एग्जांपल अगर ले लें। ठीक है, तो क्रिकेट में क्या है कि क्रिकेट बॉल को बैट से हिट किया जा रहा होता है, तो बैट और जो हमारे पास बॉल है ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बैट जो है बॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये टू ऑब्जेक्ट्स होगी और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट है या नहीं है ऑफ कोर्स है, बैट ही तो हिट करेगा बॉल को, तो इस वजह से ये कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल में आ जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया। अगर आप सेकंड पैराग्राफ देखेंगे अपनी इसी बुक का, ठीक है, तो इसमें आपको क्या इसमें बताया हुआ है, इसमें नॉर्मल फोर्स के बारे में बताया हुआ है। नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन और साथ में उसकी एग्जांपल दी हुई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताई हुई है कि ये वो फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, इसको FN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल बताई हुई है कि जो बुक है ना अगर टेबल पे प्लेस हुई हुई है, लाई कर रही है, तो वो फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू टेबल आ रही होगी ना, वो नॉर्मल फोर्स होगी। और वो फिगर 3.3A में अगर आप देखें तो वो उन्होंने बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाई हुई है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब अगर आप जो है वो थर्ड पैराग्राफ में आए तो थर्ड पैराग्राफ में आपको जो है वो बताया हुआ है इन्होंने थ्रस्ट के बारे में। ओके, तो थ्रस्ट में क्या बताया हुआ, द फोर्स दैट प्रोपेल्स अ फ्लाइंग मशीन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज थ्रस्ट। कि ये वो फोर्स है जो कि किसी भी फ्लाइंग मशीन को डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो है प्रोपेल करती है, पुश करती है, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। एग्जांपल इसकी जो है ना वो रॉकेट वाली आप देख सकते हैं, फिगर में नीचे दिखाई हुई है जो बी पार्ट है, तो ये थ्रस्ट फोर्स होती है इस किस्म की। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है इन्होंने क्या बताई हुई है कि जैसे किसी भी इंजन है, कोई भी कार का इंजन है, तो उसकी एक्सेलरेशन की वजह से ही कार आगे मूव करती है, तो वो जो है ना बेसिकली थ्रस्ट फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है कि ये वो फोर्स है जो कि रेजिस्ट करती है किसी भी चीज़ की मोशन को। ठीक है, अगर हम बात करें एयर की तो एयर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो जितनी भी हम फिजिक्स में आप एक्सपेरिमेंट्स भी जो पढ़ते हैं तो उनमें जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, वो हमेशा डिफ़र कर रही होती हैं। वो किस वजह से, इन्हीं फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से। कहीं पे एयर आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, इन तमाम चीज़ों की वजह से तो ये फ्रिक्शन आ जाती है। और इसकी एग्जांपल इन्होंने क्या दी हुई है कि
जो एयर है ना वो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट और एयर के दरमियान एक्ट कर रही होती है, और ये ड्रैग फोर्स के तौर पे भी काम कर रही होती है। फ्रिक्शन के बाद जो है वो टेंशन है। टेंशन में जो है आपको इन्होंने 5th पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वो फोर्सेज एक्सर्टेड बाय 2 और मोर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट थ्रू स्ट्रिंग, रोप, केबल और स्प्रिंग, वी कॉल सच फोर्स एज टेंशन। आप फिजिक्स में जब भी टेंशन का वर्ड सुनेंगे, उसकी डायग्राम देखेंगे, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा उन्होंने साथ में सिस्टम दिखाया होगा, डायग्राम दिखाई होगी जहाँ पे कोई लाइक पिक्चर हैंग हुई हुई है, या कोई भी ऐसा सिस्टम है जो कि हैंगिंग पोजीशन पे होगा, यानी कि रोप के ज़रिए से, स्प्रिंग के ज़रिए से वो एक दूसरे के ज़रिए से अटैच हुए हुए होंगे। तो इन केसेस में जो फोर्स उन पे एक्ट कर रही होती है वो टेंशन होती है, और ये आपको फिगर डी में दिखाया हुआ है। इसकी एग्जांपल बताई हुई है कि टेंशन की वजह से जो स्पाइडर वेब है ना वो टुगेदर जो है बाइंड रहती है, और जो फाइन स्ट्रैंड्स हैं वो पुल कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, और जो टेंशन कॉर्ड में होती है किसी स्ट्रिंग के साथ जो होती है वो आपको फिगर 3.3 में दिखाई हुई है। ठीक है, टेंशन के बाद एंड पे आपको इलास्टिक फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है। इलास्टिसिटी क्या होती है, देखें जिस तरह से रबर है आपके पास, ठीक है, रबर बैंड की एग्जांपल ले लें, उसको आप स्ट्रेच करते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं आप, वो दोबारा अपनी असल पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है, तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि इलास्टिक है ये चीज़। हर चीज़ इलास्टिक नहीं होती, कुछ प्लास्टिक जैसे होता है, प्लास्टिक तो रिजिड है, प्लास्टिक को आप खींच के तो आप उसको खींचें और फिर उसको छोड़ें, वो दोबारा तो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जाता ना, वो तो ब्रेक हो जाएगा, तो वो इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक वही चीज़ है जिसको आप खींचें, ठीक है, और उसको दोबारा छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है। तो ये इस तरह की जो फोर्सेस होंगी उनको इलास्टिक फोर्सेस भी हम बोलते हैं। एग्जांपल बताई हुई है कि जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी स्प्रिंग पे, रबर बैंड पे, तो वो स्ट्रेच होता है, और जब हम उसको छोड़ देंगे तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो थी ना वो यहाँ तक पूरी हो गई हैं। तो इसको आपने बुक से साथ ये पेज रख के साथ से बुक से पढ़ते जाएं तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। इसके बाद हम जो है ना वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बुक से अगर आप देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन में ये बताया हुआ है कि ये जो फोर्सेज है ना ये किसी भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो जो है ना कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज में क्या पढ़ा था कि वो दोनों कॉन्टैक्ट में, जिस तरह से बैट और बॉल की एग्जाम्पल हमने पढ़ी है क्रिकेट में। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऐसी फोर्सेज हैं कि जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इन्होंने हमें जो एग्जांपल में ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो, उसकी एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल दी हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जो ग्रेविटी की वजह से है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद मैस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मैस की वजह से अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स उस मैस पे एक्ट कर रही होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसके लिए कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि चार्जेस के दरमियान होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान जो है रिपल्सिव फोर्स होती है, तो वो उनके चार्जेस का कंबाइन होना, फिजिकली ज्वाइन होना वो ज़रूरी नहीं है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और एंड पे जो है मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, जो कि मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान होती है, और इन मैग्नेटिक पोल्स भी आपस में कंबाइन नहीं हुए हुए होते, जुड़े नहीं होते, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है, अगर आप अपनी बुक से देखें वो कौन सा है, वो है फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं ज़्यादातर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। ठीक है, इसको आप जब रीड करेंगे ना, ये जो आपको 4 फोर्सेस दी हुई हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन जो सारी दी हुई है, इसको पढ़ेंगे तो फिर इसके बाद जब आप टेबल देखेंगे ना, टेबल 3.1 नेक्स्ट पेज पे जो दिया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगी कि इन्होंने टेबल में वही चीज़ें ऊपर से जो पैराग्राफ की फॉर्म में आपको इतनी ज़्यादा डिटेल दी हुई है वही यहाँ पे समराइज़ करके लिख दी हैं। तो आप टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो हो सकता है सिंपल वो टेबुलर फॉर्म में ही आपसे पूछ लें क्वेश्चन। टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लें और ऊपर से इसको रीडिंग दे दें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेबल में नहीं है, ठीक है, लाइक इस तरह से कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, जैसे इन्होंने इसका बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसे है, ये किन चीज़ों के दरमियान है, सोर्स क्या है इनका, स्ट्रॉन्ग कौन सी है इन चारों में से, ये चीज़ें आपने इसमें जब आप टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप रीड करेंगे तो समझ आ जाएगी।
अच्छा, जो टेबल के नीचे एक पैराग्राफ है ना, उसमें कंट्रीब्यूशन बताई हुई है एक पाकिस्तानी फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है अब्दुल सलाम। तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ये आपने अच्छे से याद रख लेनी है कि क्या कंट्रीब्यूशन बताई हुई है कि एक थ्योरी के बारे में बताया हुआ है कि इस थ्योरी में जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ रहा होता है, तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है, क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अभी हमने ऊपर 4 फोर्सेस में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक वीक फोर्स है, तो वो कह रहे हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो वीक फोर्सेज है ना, ये 2 एस्पेक्ट हैं जो इलेक्ट्रो वीक फोर्स होती है उसके। तो इसको गॉज बोसॉन्स भी बोला जाता है, इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें तो वो है जी फोर्स डायग्राम्स। फोर्स डायग्राम्स में क्या है, आपको टाइप्स 2 बताई हुई हैं, ठीक है। एक फ्री बॉडी डायग्राम जो है और दूसरी जो है सिस्टम डायग्राम है, ये 2 टाइप्स हैं। फिर इनकी टाइप जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उस डिफरेंस को अच्छे से माइंड में रखना है। और एंड पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ड्रा करना आना चाहिए दोनों के लिहाज से, कि SD सिस्टम में कैसे आप इसको ड्रा करेंगे, FBD सिस्टम में कैसे ड्रा करेंगे। अब अगर फिगर से देख रहे हैं तो जो सिस्टम डायग्राम है ना, उसमें आपको एक पूरा सिस्टम बताया हुआ होगा, ठीक है। तो सिस्टम 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज से मिलके बनता है। तो जब SBD होगा तो उसका मतलब है आपने पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने ना ये फिगर में दिखाया हुआ है, एक फिश है, फिश जो है वो फिश पहली फोर्स दिखाई हुई है, फिर नीचे जो फुटबॉल है वो टेबल पर गिरने लगा है, टेबल के ऊपर बुक भी है। तो ये लाइक एक सिस्टम दिखाया हुआ है, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सिस्टम डायग्राम इसको हम बोलेंगे, ठीक है। और जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें सिर्फ एक ही बॉडी को एट अ टाइम डिस्कस कर रहे होंगे, एक ही बॉडी की फोर्स को एक वक्त में हम बता रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखने, लेट सपोज सिर्फ ये जो फिगर ए में सिस्टम डायग्राम में जो टेबल है ना, टेबल के ऊपर बुक है, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे ना तो ये सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। सिर्फ फुटबॉल को कंसिडर करें फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, सिर्फ फिश वाली एग्जांपल को कंसिडर करें तो फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स में क्या है कि इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। नेट फोर्स क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, तो एंड पे जब हम उसका रिजल्टेंट लेते हैं, यानी कि सारी फोर्सेस को ऐड कर देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो उसको हम नेट फोर्स बोल देते हैं। नेट फोर्स हो या रिजल्टेंट फोर्स हो, ये सेम चीज़ है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कर लेनी है। दूसरी चीज़ आपने इसमें सिग्निफिकेंस जो है वो देख लेना। ये आपकी इसी बुक के अंदर जो टॉपिक है ना, टॉपिक रीड करें, साथ में ये पेज रखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि मैंने ये क्यों लिखा है सिग्निफिकेंस। इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, लाइक इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो नेट फोर्स है ना, वो हेल्प करती है हमें ये डिटरमिन करने में कि जो फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं वो बैलेंस कर रही हैं उसको या अनबैलेंस्ड कर रही हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो है वो एक फिगर दिखाई हुई है 3.6 में जो है वो 2 पीपल आपको दिखाए हुए हैं जो टग ऑफ वार की केस का दिखाया हुआ है। तो नेट फोर्स इसमें जो है आपको बताने की कोशिश की है कि लाइक अगर एक जो पर्सन है वो थोड़ा सा मैस में ज़्यादा है तो उसकी फोर्स थोड़ी ज़्यादा होगी, तो नेट फोर्स उसकी तरफ लग रही है जो बी पार्ट दिखाया हुआ है। तो ये नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो नीचे है फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड रिजल्टेंट नेट फोर्सेस, इसमें सिर्फ इतना ही, जो फिगर 3.7 है ना, इसको आप समझ लें तो ऊपर जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो आपको समझ आ जाएगी। इसमें ये बताया हुआ है फिगर 3.7 में, अगर आप जो पहला केस दिखाया हुआ है ना जिसमें 4 न्यूटन और 4 न्यूटन है, एक ऑरेंज से और एक ब्लैक से दिखाया हुआ है, इनका अगर आप एरो हेड देखें तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, मीन्स ये पैरेलल है। पैरेलल हम क्या कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो 4 और 4 9, जब भी पैरेलल होंगे तो वो ऐड हो जाएंगी, तो इस वजह से इनको इक्वल के आगे जो है वो 8 न्यूटन लगा दिया है। सेकंड केस में 4 न्यूटन तो है, लेकिन 4 न्यूटन जो पहला वाला है ऑरेंज वाला वो तो टुवर्ड्स राइट है, लेकिन दूसरा वाला सेकंड जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट उसकी डायरेक्शन है, तो ये ऑपोजिट है, ये एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल के केस में इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास इसके नीचे वाला है 4 न्यूटन और 7, इनकी डायरेक्शन सेम है तो 11 हो जाएगा। 3 और -8 है, लाइक इनको सॉल्व करनेंगे एज इट इज़, तो 3 -8 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मीन्स कि असल में वो एडिशन ही रही है, उसका साइन जो है ना, चूंकि माइनस उन्होंने पहले ही हमें लगा के दे दिया है। अगर माइनस नहीं लगा हुआ ना, लेट सपोज इसी एग्जांपल में 3 न्यूटन और 8 न्यूटन लिखा हो, लेकिन एरो हेड इसी तरह से हो जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है,
तो फिर आपने 3 माइनस 8 करना होगा, आपने फिर ऐड नहीं कर देना। आपने ये ध्यान रखना है कि उन्होंने हो सकता है पेपर में आपको वो साइन ना दें साथ लगा के, ये देखने के लिए कि आप क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन के लॉज। न्यूटन के लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 3 लॉज आपकी बुक में बताए हुए हैं ये 3 लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो मैंने तीनों को जो है वो एक साथ ही लिख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो फर्स्ट लॉ है ना, उसके मुताबिक ये बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है ना तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रही है, तो वो मोशन में ही रहेगी। किस वक्त तक? उस वक्त तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो जाती, ठीक है। ये पेंसिल यहाँ पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही रहेगी कब तक? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करके इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देती। जैसे अभी ये रेस्ट पे है, अब मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ, अब मैंने इसकी पोजीशन जो इसकी स्टेट है वो चेंज करती है, ठीक है। तो न्यूटन ने ये कहा कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती हो। जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करेगी तो उसकी स्टेट अब चेंज हो जाती है। और इसी फर्स्ट लॉ में हमें जो है वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी नेचर में जो भी चीज़ है ना वो अपनी जिस स्टेट में है वो उसी में रहना पसंद करती है, ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तो ये जो नेचुरल टेंडेंसी है ना कि उसी स्टेट में रहना, तो इसको इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है और आपको डेफिनेशन भी दी हुई है, इसके नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पेज पे है। और न्यूटन का सेकंड लॉ के साथ डिस्कस करें, इसमें ये है कि अब जैसे ये पेंसिल पड़ी हुई है ना, ये रेस्ट पे ही है, अब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स जब लगाऊंगी ना तो अब इसकी मोशन स्टार्ट होगी, एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगी है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जब भी एक्ट करेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी कि जितनी फोर्स लगी है, मैंने ज़्यादा फोर्स किसी चीज़ पे लगाई है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मैंने फोर्स कम लगाई है उसको उसकी स्टेट चेंज करने में तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो फोर्स के साथ डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, लेकिन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक जो है ना हैवी बॉडी है, उसको चलाना, अगर वो रेस्ट पे है, आपने उस पर फोर्स लगानी है तो वो उसका मास चूँकि ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एज़ कम्पेयर के छोटी सी कोई बॉडी है उसको एक्सेलरेट करना काफ़ी आसान होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है A=F/m, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने अगेन लिख दिया कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो यहाँ से एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है F=ma, और यहीं से यूनिट हम निकालते हैं जो फोर्स का न्यूटन है वो क्या होता है, मास की जगह kg पुट करें, एक्सेलरेशन का यूनिट kg ms-2, तो ये न्यूटन बन जाता है हमारे पास। अब जो हमारे पास है थर्ड लॉ में हमें क्या बताया हुआ है न्यूटन ने कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल तो होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना वो ऑपोजिट होती है। और थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए 2 बॉडीज का होना ज़रूरी है, ठीक है, कि एक बॉडी एक्शन करेगी तो ही दूसरी उस पर रिएक्शन कर सकेगी ना, ठीक है। एक बॉडी है वो किस पे एक्शन करेगी कि उस पर कोई रिएक्शन करे। तो एग्जांपल जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर कोई बॉडीज़ हैं, 2 बॉडीज़ हैं, 2 बॉडीज़ हैं, एक ए है दूसरी बी है, तो एक जो ए बी पे फोर्स लगा रही है वो एफ ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो बी एज अ रिजल्ट रिएक्शन कर रही है ए पे वो एफ बी ए से लिख दिया। साथ हमने माइनस लगाया क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसकी एग्जांपल इसी बुक में आपको बताई हुई है इसी टॉपिक में कि जंपिंग होगी, जिस तरह से किकिंग है, पंचिंग है, फॉलिंग है, ये सब एग्जांपल हैं जहाँ पे कि सेटिस्फाई हो रही होती है। ये थर्ड जो लॉ है न्यूटन का यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो 7th आपकी बुक के हिसाब से जो बन रहा है उसी सीक्वेंस से वो है लिमिटेशन, इन्होंने बताई हुई है कुछ न्यूटन के जो लॉ है ना, वो ये है कि जो न्यूटन के ये वाले लॉज हमने 3 पढ़े हैं ना, ये स्मॉल स्केल पे काम नहीं करते, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। कुछ अभी आप आगे फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी ये चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स है ना तो इनमें कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं कि इस पर आप एक टाइम पे ना इनकी 2 क्वान्टिटीज़ को स्टडी नहीं कर सकते।
सकते, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि इसकी मोमेंटम और जो वेलोसिटी है ना वो आप एक टाइम पे सही से मेजर नहीं कर सकते। अगर मोमेंटम मेजर करोगे तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, वेलोसिटी मेजर एक्यूरेट करना चाहते हो तो मोमेंटम में जो है वो इनएक्यूरेसी आ जाती है। और इसके अलावा वो ऑब्जेक्ट जिनकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, वो अप्रोच कर रहे होते हैं लाइट स्पीड ऑफ लाइट को, तो उन पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनाब मैस एंड वेट का। मैस एंड वेट में ये है कि आपको डिफरेंस इनका आना चाहिए, मैस क्या है और वेट क्या है। वेक्टर स्केलर के हिसाब से देख लें, इनकी यूनिट का डिफरेंस देख लें, ये देख लें कि कौन जो है वो किस एस्पेक्ट से चेंज होता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन इनका जो सिंपल दिया हुआ है W=mg, और इसको जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहीं से आपको इनका जो डिफरेंस है वो ईजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके जो नेक्स्ट है वो है मेजरिंग फोर्स एंड मास। इसमें जो है ना आपको दो मेजरिंग डिवाइसेस बताई हुई हैं। जो ए पार्ट में बनी हुई है वो है स्प्रिंग बैलेंस, और जो बी पार्ट है वो है फोर्स सेंसर। स्प्रिंग बैलेंस में क्या है कि स्प्रिंग की मदद से ना, जो स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा है नीचे, इसके साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं। जब हैंग करते हैं ना तो स्प्रिंग नीचे को मूव करता है, स्प्रिंग लाइक यूँ नीचे डिस्प्लेस हो जाता है क्योंकि इसके साथ वेट हैंग किया है ना। और जितना ये नीचे आ जाता है तो क्या होता है कि स्केल साथ में लगा हुआ है, तो स्केल इसकी पोजीशन जितनी भी चेंज हुई है वो हमें बता देता है। तो हम यहाँ से हमें समझ आ जाती है कि इसका कितना जो है वो मैस है। लेकिन जो दूसरा फोर्स सेंसर हमें बताया हुआ है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। तो और इसकी जो है वो डिग्री जो है एक्यूरेसी की वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ये हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। वेट के बारे में आगे बताया हुआ है कि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है, उसके साथ चेंज होता है। मैस जो है वो मैटर का अमाउंट है, और जो वेट है ना वो चेंज हो सकता है क्योंकि वो ग्रेविटी, जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो जी है वो नियर टू अर्थ 9.8 होता है। फिर जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाते जाते उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वेट भी वहाँ पे चेंज हो जाता है। लेकिन जो मैस है ना वो हमेशा सेम रहता है। तो ये डिफरेंस में भी आप ये चीज़ ऊपर लिख सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें डेफिनेशन करनी है, टाइप करनी है और एक्सप्रेशन करना है। डेफिनेशन दी हुई है आपको, ठीक है। बेसिकली देखें, जो भी हमारी अर्थ है ना उसकी क्या है, ग्रेविटी है एक। तो वो ग्रेविटी जहाँ तक एक्सटेंड की हुई है ना, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड बनती है। यानी कि जहाँ तक उसका असर रहता है, उसका इफेक्ट रहता है चीज़ों पे, बॉडीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे। जिस तरह से हम मैग्नेट होता है ना, आप इसको ये करके भी देख सकते हैं। आपके पास अगर मैग्नेट है ना और आपके पास आयरन की काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप मैग्नेट जो है ना इसके करीब लेके जाएं, जब वापस दूर लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ना वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन जा रही होती है तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। सेम ग्रेविटेशनल फील्ड वो वाली जगह है, वो वाली रेंज है जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, बॉडीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही होती है। उसके ऊपर फिर स्पेस शुरू हो जाती है जहाँ पे ग्रेविटी जो है वो एक्ट नहीं करती, ठीक है। आगे जो है वो इसका एक्सप्रेशन बताया हुआ है, इसको आपने एज इट इज कर लेना है, ठीक है। और हाँ, टाइप में ये बताना है कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम का। मोमेंटम के टॉपिक में क्या है, डेफिनेशन करनी है, आपने यूनिट बताना है, इसका एक्सप्रेशन और टाइप बतानी है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। डेफिनेशन आपको दी हुई है कि ये बेसिकली प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का। इसका यूनिट क्या बन जाएगा, kgms-1 बन जाएगा। एक्सप्रेशन आपको 3.4 इक्वेशन में दिखाया हुआ है। टाइप यानी कि क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये आपके पास इन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये एक तो डिराइव्ड क्वांटिटी है और दूसरा सेकेंड ये स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। आप बेस और बेस वाली चीज़ें भी, बेस और डिराइव्ड जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं, तो आपके माइंड में जो हो, बेस तो 7 है ना, बाकी सारे डिराइव्ड हैं। तो बेस में तो मोमेंटम नहीं आता, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाती है। और सेकेंडली ये वेक्टर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इसमें हमें ये बताया हुआ है कि फोर्स जो है ना वो मोमेंटम को कैसे चेंज करवाती है। तो इसका जो है डेरिवेशन आपने करनी है, यानी कि जो एक्सप्रेशन सारा बताया हुआ है। तो इसमें फोर्स का जो है एक्सप्रेशन है F=m में, इसको इक्वेट कर दिया है मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो एंड पे जो आपके एक्सप्रेशन निकला है वो है कि F=mvf-mvi डिवाइडेड बाई ∆t, या इसको सिंपली कह लें कि F=∆p, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई चेंज
चेंज इन टाइम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या है, अभी जो आपने मोमेंटम का डेरिवेशन निकाली है, उसका जो एक्सप्रेशन निकाला है ना, उसमें टी जो नीचे आ रहा था, अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो इम्पल्स का फार्मूला बन जाता है। एफ इंटू टी जो है इम्पल्स, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है न्यूटन के लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। जो मोमेंटम की कंजर्वेशन है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी सिस्टम का, वो न्यूटन के लॉ से किस तरह से एग्री कर रहा होता है या इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इन्होंने इस पे क्या किया है, अभी जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन मोमेंट चेंज इन मोमेंटम वाला पढ़ा है, एफ इज इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी, वहाँ पे फोर्स जो है वो जीरो रखती है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो वो जीरो के इक्वल रख के डेल पी बाई डेल टी हो गया। डेल पी की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल टी एज इट इज आ गया। ठीक है, डेल टी को जीरो से मल्टीप्लाई करवाया तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो पी एफ जो है वो पी आई यानी कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। इसको चाहे तो खोल के लिख सकते हैं कि एम एफ वी एफ इज इक्वल्स टू एम आई वी आई। ठीक है, और फिर आगे जो मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का बताया हुआ है, ये एग्जांपल जो है इसकी दिखाई हुई गन की, ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप वहीं से समझ लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, नहायत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि उसको क्लियर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।